नमस्कार। जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कहानीकार रणविजय सिंह सत्यकेतु से। आप बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र जालंधर, वाराणसी, इलाहाबाद रहा। पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, साथ ही साहित्य में बहुत गहरी रुचि रखते हैं। आपकी रचनाएं, कहानियां बहुत साहित्य के क्षेत्र में बहुत जगह बनाती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। आपके यहाँ जो प्रकाशित साहित्य उसमें अकथ, जिसपे आज हम चर्चा करेंगे, ये कहानी संग्रह है। मंडी का महाकाल, महाजाल, महाजाल, मंडी का महाजाल, कुंवरसिंह नौटंकी है, मुक्ति नाटक है, एक कर्मचारी की डायरी और चेतना के 10 द्वीप ये कविता संग्रह है। वैचारिकी का स्क्वायर आलोचना है। साथ ही आपने डॉक्टर अंबेडकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला पर रूपक लिखे। पुरस्कार की दृष्टि से देखें तो मीरा स्मृति पुरस्कार प्राप्त है, लक्ष्मीकांत वर्मा सम्मान प्राप्त है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके योगदान पर दिया गया है। लोक कलाविद सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज हम आपके कहानी संग्रह अकथ पर बात करेंगे, जो नहीं कहा गया उस पर बात करेंगे। इसमें 9 कहानियां हैं, जिसके अनेक रंग है। विषय वस्तु, कथानक, पात्र बहुत व्यापक रूप से और विविधता लिए हुए हैं। किसी एक विषय पर नहीं लिख करके आपने जातीय भेदभाव, प्रेम, साहित्यिक षड्यंत्र, उच्च शिक्षण संस्थाओं में डिग्री भ्रष्टाचार, सामाजिक विडंबना आदि पर गहराई से लिखा है। का जो एक कहानी संग्रह कथ, उसमें एक कहानी है तृप्ति, मुझे बहुत पसंद आई, तो पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो उसकी थोड़ी सी विषय वस्तु संक्षेप में बताएं तो हमारे जो श्रोता है उनको भी पता लगे कि हम क्या और किस विषय पर बात कर रहे हैं। जी नमस्कार सभी दर्शकों और पाठकों को भी, और जन सरोकार मंच को खास तौर से इस आयोजन के लिए आह्वान करते हुए हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तृप्ति कहानी जो जातीय विभेद है समाज में, उसको आधार बना करके कहानी लिखी गई है। एक प्रयास है, कहीं किसी गांव में नाटक होना है, उसके लिए डांसर की तलाश में नायक निकलता है और जहां पहुंचता है वहां उसकी पुरानी मित्र मिल जाती है, उस घर की बहू के तौर पर, जो कि अपने पति से खुश नहीं है, क्योंकि वो उसकी जो पेशा है नृत्य करने का, लड़का होकर भी नृत्य करता है, मंचों पर उसको बुलाया जाता है, वो उसको पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसे वह समय नहीं दे पाता है। और इस यात्रा में, नायक की यात्रा में, जो उसके मन की जातीयता है, उच्च जाति के होने का जो भाव है, वो जो द्वंद्व है उसके मन में चल रहा होता है, और सामने जिनके यहाँ गया है, जो एक तरह से निम्न जाति के लोग हैं, तो उनकी आत्मीयता उसके द्वंद्व को छीज रही है, उसको काटने का प्रयास। एक तरफ लग रहा है कि हम एक अहंकार में जी रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग कितना मोहब्बत से हमसे पेश आ रहे हैं इस कठिन समय में, जबकि रात गुजारने का कोई ठिकाना नहीं है उसके पास। वो इस द्वंद्व में फंसा है कि मैं रुकूंगा कहीं, इनके यहाँ कैसे रुकूं, कैसे खाना खाऊं। लेकिन जब वो प्यार मोहब्बत उनको मिलता है तो फिर अंतिम में हथियार डाल देता है, और उसके बिरादरी के लोग जहां भी संभावित हो सकता है, उसको मालूम हो गया है कि वो लोग उसे रुकने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे।
ये जो विभेद है, ये कहानी इसको सामने रखती है और उसी में प्रेम कहानी है। जी जी, मतलब प्रेम कहानी ये है कि ये भी है कि वो दोनों पीपली और ज्ञान एक ही गांव के रहने वाले हैं और साथ में स्कूल में भी पढ़ते हैं और जब एक ही विवाह गांव के करते नहीं थे, जो टुपली का गांव है हम्म, और ज्ञान के नाना जी का गांव है, हाँ वो ननिहाल आता है जहां वो दोनों, पढ़ाई करता, बाद में चला जाता है। हाँ, जी और वहां पे दोनों और एक उनकी इसकी बहन भी और सब एक टिफिन में खाना खाते हैं, जी लेकिन जब ज्ञान उसके गांव में जाता है तो वहाँ टुपली के गांव में तो वहाँ खाना खाने में हिचकिचाता है। ये आज भी हमारी जो सामाजिक और ग्रामीण हम्म, व्यवस्था है, हम्म, शहर में तो फिर भी बहुत डाइल्यूट हो गया है ये बात, लेकिन अभी भी ग्रामीण हलकों में और जो खानदानी बसावट है हम्म, वहाँ अब भी है कि बाहर हम चाहे जितना घुल मिल लें, हंस बोल लें, लेकिन हम्म, जब दरवाजे पर बैठने, पंक्ति बिछाने की बात आती है तो हम्म, फिर वो जातीयता दिखने लगती है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो जो हम्म, ऊपर के लोग हैं इसमें हिचक जाते हैं हम्म, और उनकी मोहब्बत को भी ठुकरा देते हैं। ये हम्म। विभेद, इस विभेद को सामने लाने का ये मेरा प्रयास था। कहानी में दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, ये भी एक कथ्य है, लेकिन बाद में जब वो देखता है, कहानी जब प्रारंभ होती है, जब वो उसको देखता है टुकली को और उसके बेटे को नाव खेते हुए, तब उसे लगता है कि ये मेरा बेटा ही है। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो सामने नहीं है, लेकिन जो नायक के मन में भाव आता है और उस हाँ, घटना को याद करता है और टुपली को पहचान भी लेता है, तो हम्म, उसे लगता है कि वो वही है, मतलब उसका ही एक अंश है और हम्म, एक इस भावना से भी कि इसको कोई संतान नहीं है ज्ञान को, तो उसे लगता है कि अगर कोई मेरा बच्चा होता हाँ, तो तो ऐसी। अपना चेहरा मोहरा उसको ऐसा लगता है कि उसके जैसा ही है यूं, जी जबकि वास्तव में वास्तविकता ये है कि ज्ञान की जो पत्नी है कल्पना, और दोनों की कोई संतान नहीं होती 10 वर्ष के बाद में भी। नहीं होती। ये भी एक रेखांकित किया गया है कहानी में, तो बड़ा इस मामले में तो थोड़ी सी अस्पष्टता दिखती है और वही रोचकता भी है इस कहानी की। हाँ, सब कुछ स्पष्ट और सामने रख देने से भी कोई मतलब वो मजा नहीं है। कुछ पाठक के लिए भी छोड़ देना चाहिए कि वो हम्म, कयास करें कि सच क्या है, और जो सच है वो सामने ही है, उसमें कोई हम्म। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी जो आपने लिखी, इसको लिखने का विचार कैसे आया आपको? क्या काल्पनिक ही है, कुछ बातें तो यथार्थ है? जो नहीं ये तो अध्यापक है वो जाति भेदभाव करता है, ये भी कहानी में स्पष्ट किया गया, तो वो तो कुछ तो यथार्थ है, ग्रामीण जीवन का भी है और देखिए, चूंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो ग्रामीण है हम्म, और मेरी पढ़ाई लिखाई भी जो प्राथमिक कक्षा है, मिडिल कक्षा है, हाई स्कूल है, वो ग्रामीण इलाकों में ही हुई है। तो मैं हम्म, इन सब चीज़ों से बहुत वाकिफ़ हूँ और कुछ अपने देखे, कुछ दूसरों के सुने, इस तरह से हम्म, अनुभव बनती, कहानियाँ तो ऐसे ही बनती हैं। हाँ, कुछ आप दूसरों से मतलब अनुभव लेते हैं, कुछ अपनी अनुभूति होती है हम्म, और कुछ कल्पना होती है। कल्पना अगर उसमें नहीं डालेंगे कुछ, हाँ, वो तो तो कहानी में कलात्मकता नहीं आई, तो सिर्फ यथार्थ से कहानी नहीं बनाई जा सकती है। हम्म, उसमें थोड़ी-सी कला तो होनी ही चाहिए और कला आती है कल्पना से। सही बात है तो बिल्कुल। दोनों ही यथार्थ और कल्पना का मिलन है। हाँ, ज्यादा अतिरेक भी नहीं किया गया और कहानी को ज्यादा खींचा भी नहीं गया है कि, और पात्रों का चयन भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है। ये आप जो खुद कह रहे हैं, मैं क्या कहूँ? टपली के जो टपली टुपली हाँ टपली के टुपली, जो हाँ टुपली। जी,
हाँ, टुकली के जो ससुर जी है उसका पात्र बड़ा अच्छा तैयार किया देखिए, गया है। वो बहुत ही समझदार है। बेलू एक हुँ, ग्रामीण और अनपढ़ होते हुए भी जो हुँ, टुकली का ससुर है बहुत समझदार और व्यावहारिक है। वो हुँ, इन चीज़ों को समझता है कि जो इसका हस्बैंड है, हाँ, हाँ, अ, उसका बेटा डांसर है, वो हुँ, इसको समय नहीं देता है। तो अगर हाँ, समय नहीं देगा, जो अंतर संबंध नहीं होंगे, तो घर में कोई मेहमान कैसे आएगा? नया मेहमान कहाँ से आएगा? हुँ, हुँ, ये तो बहुत व्यावहारिक चीज़ सही बात है। बहुत मेरे को बहुत ये कहानी बहुत पसंद है, इसलिए हमने इस कहानी पे पहले चर्चा करी। एक है। दूसरी शुक्रिया। कहानी है उपहार, वो भी जी, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो भी जातीय भेदभाव के ऊपर ही कहानी है। जी। अगर उसके बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त में आप बताएँ तो? हाँ, वो कहानी भी जातीय विभेद पर ही आधारित है, लेकिन उसमें ये दर्शाया गया है कि जो हमारा अपर कास्ट है सोसाइटी का, वो उसका ईगो अभी भी टूट नहीं रहा है। इस हुँ, बदलते युग में भी वो डाइल्यूशन के बावजूद वो मिटने का नाम नहीं ले रहा हुँ, है। हुँ, इसलिए वो जो नोखेलाल हैं, डॉक्टर नोखेलाल, हुँ, जो कि मुश्किल है। तमाम तरह के अतिक्रम करते हुए आगे बढ़े हैं, वो अपने छात्र से कैसी हिकारत से पेश हुँ, आते हैं, क्योंकि वो निचली जाति का है। लेकिन जब वो बाद में मतलब परेशानी में आते हैं और लगता है कि उनकी अब नौकरी भी चली जाएगी, तो हुँ, वही बच्चा जो हुँ, वहाँ शिक्षाधिकारी बन के आता है, वो हाँ, कहता है कि मैं चाहूँ तो आपसे बदला ले सकता हूँ, लेकिन मैं सही ऐसा नहीं करूँगा, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं, हुँ, इसलिए आप पर कुछ नहीं होगा। वो एक गुरु दक्षिणा के रूप में उसे देखता है। ये इसे हुँ, आप एकलव्य से जोड़ें या इस तरह के आरुणि से जोड़ें, जो हम लोगों ने कोर्स में पढ़ी हैं किताबें, हुँ, कहानियाँ। तो ये देखें, शिष्य ऐसा जो उनके तमाम जो क्या कहते हैं उनका, उनके द्वारा परेशान किया जाना सब भूल करके, उनकी हिकारत को भूल करके वो हाँ, उनकी रक्षा कर देता है और उनको हुँ, माफ कर देता है। तो ये बड़ी बात। तो उसका ट्रांसफ़र और तो दूर होता ही है। जी, नोखेलाल का ट्रांसफ़र वो तो दूर होता ही है। हाँ, वो दूर होता है, लेकिन जो एक्शन उन पर हो सकता है हाँ, वो नहीं लेता। वो, हाँ, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मानता है कि चाहे जैसे भी क्रूरता किया हो इन्होंने, चाहे हाँ, हमारे साथ इंसाफी किया हो, लेकिन थे तो गुरु ही ना। हुँ, इन्हीं की वजह से 2 अक्षर हुँ, मैंने पढ़े हैं और मैं आगे बढ़ा हूँ। तो चलो, हुँ, गुरु दक्षिणा यही कि सही आप पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा, हुँ, ट्रांसफर हो जाए। हुँ। जी, इस तरह के टीचर बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो दूसरा काम भी करते हैं और जी, इस तरह से जैसे ये नोखेलाल है वो इलाज करता है, बिना डिग्री के, बिना उसके। इस तरह के जी। टीचर बहुत बड़ी संख्या में रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं या दूसरे दुकान कर रहे हैं या ऐसा मतलब काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। पात्र बड़ा अच्छा चयन किया है। हाँ, वो देखें आप, वो डॉक्टरी भी करते हैं और हाँ, खेती भी करते हैं, मतलब स्कूल हाँ, से उनका खेती भी कोई करते नाता है नहीं। हैं। उन्हें जो जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है, वहाँ हुँ, अधिकांश बच्चे निचली कास्ट के हैं, तो हुँ, उन्होंने ये मान लिया कि इनको पढ़ाना हमें नहीं है, क्योंकि ये पढ़ हुँ, गए तो ये आगे बढ़ जाएँगे, इनमें हुँ, जागृति आ जाएगी। हुँ, तो ये इस सोच के आदमी हैं कि हमको हुँ, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना है, और ये हुँ, आपको कहीं दिख जाएगा, किसी भी स्कूल में, किसी कॉलेज हाँ, में, यूनिवर्सिटी में, कि वो तमाम काम करते हैं पढ़ाई के अलावा, हाँ, शिक्षा लेने के अलावा। जी, सही है। आरक्षण के कारण भी सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी उसमें ये धारणा आई है कि कुछ वर्ग के लोगों को नहीं पढ़ाना है। ये मानसिकता जो मेरा बिल्कुल अनुभव किया हुआ है, इसलिए मैं हुँ, बिल्कुल इसको
इसको प्रस्तुत करने में सफल रहा कि कई के वक्तव्य मैंने अपने कानों से सुने हैं कि उन्हें अगर पढ़ा दूंगा तो वो मुकाबले में ना आ जाएंगे। हाँ, ये चीज समाज में चल रही है। जी, बड़ा कठिन दौर है। अगर हम एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्रीयता के रूप में एक विकसित करना चाहते हैं, एक धर्म को भी इस राष्ट्रीय स्थिति में लाना चाहते हैं, धर्म को ही राष्ट्रवाद बनाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे पात्र या ऐसे लोग एक कठिनाई खड़ी कर रहे हैं। जी, बड़ा अच्छा, मतलब अपने ताना बाना इस कहानी के अंदर बुना है। और शिष्य है वो टॉप है, लेकिन ये जो शिक्षक नेता भी है, ये जो नोखेलाल है वो एक शिक्षक नेता भी है, और वो हाँ, नेतागिरी के अंदर ही वो जी, जी, जी शिक्षक नेता हैं। अब इसके क्या कहते हैं, इस रूप में नोखेलाल को देख सकते हैं कि जो शिक्षक नेता या किसी भी संगठन के नेता हैं, वो आपको अपनी कुर्सियों पर नहीं मिलेंगे। नहीं, काम करते हुए नहीं दिखेंगे। नियुक्त किया गया है, जिस काम को सौंपा गया है वो करते नजर नहीं आएंगे, वो सिर्फ नेतागिरी करते हैं। और इस आईने में आप अब राजनीति की पूरी परंपरा को देखेंगे। सही बात है। तो काम कुछ नहीं होता, योजनाएं खूब बनती हैं, लेकिन उसका कार्यान्वयन बहुत कम हो पाता है। सही बात है। दो और चीजें, जब हम एक राष्ट्र के रूप में के राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का दावा करते हैं, ये एक राष्ट्र के रूप में तो 1947 में ही सामने आ गया है भारत। उसके पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था ये पूरा इलाका। तो 1947 में जब ये एक कलेक्टिव राष्ट्र के रूप में आया, तो राष्ट्र तो जनता से बनता है ना, जो इसकी सीमा के भीतर रहने वाले लोग हैं, और वो हर तरह के लोग होंगे, हर जाति के होंगे, हर धर्म के होंगे, हर बोली भाषा के होंगे। तो उन सब को मिला करके एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। किसी एक को ऊपर करके, नीचे करके ये सपना पूरा नहीं हो सकता, बल्कि समाज की दुर्गति ही होगी। सही बात है। जी, समानता ही एक आधार हो सकता है जिसपे हम अपना भारत को एक राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन धर्म है, धर्म को अगर आधार बनाएंगे तो एक राष्ट्र बनने में बहुत बाधा आएगी, या भाषा को बनाएंगे तो भी बाधा आएगी। विविधता ही में राष्ट्र का निर्माण करना होगा। जी, ये जहां तक धर्म की बात है भारत जी, मैं ये सोचता हूं कि धर्म राष्ट्र के लिए ही खराब नहीं है, एक व्यक्ति के लिए भी खराब है। एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक में धर्म की कोई उपयोगिता नहीं है। वो एक जैविकीय प्राणी है जो जन्म लेता है, विकसित होता है, अपना भोजन पानी सब इकट्ठा करता है, वो सब एक परिवार बनाता है, उसको संपन्न करते हुए इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में धर्म उसका कोई हेल्प नहीं कर पाता है। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि आज सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात की जा रही है। दोनों हर तरफ हर धर्म के लोग हैं इस तरह डूबे हुए हैं कि वो कहते हैं कि ये हमारा जीवन कुछ नहीं है धर्म के अलावा। तो ये नादानियां हैं, बेवकूफियां हैं। हाँ, ये और धर्म का मतलब भी एक ही मार्ग को मान लिया गया है। धर्म की जो महात्मा गांधी की जो अवधारणा रही है, सत्य, अहिंसा, परोपकार, प्रेम, भाईचारा, ये धर्म है। लेकिन वो उस अवधारणा को निकाल करके और एक पंथ में जो कहा गया वो ही धर्म मान लिया गया। ये भी एक समस्या खड़ी हो रही है। जी, जी, ये अलग अलग जो पंथ हैं जिसको कि आजकल धर्म कहा जाता है, तो धर्म का मूल तो कर्तव्य है जिसको परिभाषित किया है गांधी जी ने, कि उसमें कौन कौन सी भावनाएं होनी चाहिए, किस रास्ते पर आप चल करके सही जीवन जी सकते हैं। लेकिन अब जब गांधी को ही भुलाया जा रहा है तो उनके रास्ते की तो बात ही अलग है। सही बात है।
इसी विषय पे ये कहानी है आपकी अकथ, जो इस कहानी संग्रह की भी शीर्षक है। जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो उस पे बात करते अकथ कहानी भी एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है, और मतलब एक ग्राम, पूरे ग्राम स्तर पर ही नहीं, एक हैं। परिवार के स्तर पर भी कितना दुराव है लोगों के बीच, कितना जलन है, कितनी ईर्ष्या है, ये इस कहानी से सामने आती है। कि जो नायक है इसका, समीर, हम्म, बचपन से गरीबी उसने देखी है, हम्म, और किसी तरह उसकी नौकरी माइनिंग में लगती है हम्म, किसी शहर में, और अच्छे से जिंदगी उसकी कट रही होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और हम्म, वापस वो गांव आता है। लेकिन गांव की जो उसकी स्थिति है, मतलब काश्तकारी के लिहाज से, पैतृक संपत्ति के लिहाज से वो कमजोर है। हाँ, तो वो किसी और के भरोसे करने की बनस्पत खुद ही खेती करने की कोशिश करता है। बाढ़ का समय है, और ये उसमें कलाई शब्द है, उड़द कहते हैं, उड़द है ना, उड़द दाल, हाँ, दाल उसको उड़द, वहाँ कलाई के रूप में कलाई कहते हैं। के थे। अच्छा, मैं वही सोचा जी। कहानी तो पढ़ते वक्त। हाँ, हम्म, उसको वो ऐसी फसल है वो दाल हम्म, की, जिसको बाढ़ का पानी जब हट जाता है तो जो रेत सामने आता है उड़ हम्म, करके, तो उसमें सिर्फ बीज को छींट दें तो उसमें कुछ खर्च नहीं है, ना खाद ना पानी, हम्म, वो ऐसे ही उड़ आता है, सिर्फ बीज का खर्च लगता है, और उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो हाँ, उसको नकदी फसल भी कहा जाता है कलाई को। हम्म, कम लागत में बहुत ज्यादा फायदा उससे होता है। हाँ, तुरंत तो पेच वो निकल तो जो पाते थे। नदी किनारे के लोग हैं, वो इस हम्म, तरह के फसलें खूब उगाते हैं। तो वही बीज बोने वो अपने चचेरे भाई के साथ जाता है, हम्म, और वो चूंकि सब दिन बाहर रहा है तो तैरना जानता नहीं। तो हम्म, चचेरा भाई अपना जो वो मिट्टी का बर्तन है, जिसको उसमें चुक्का कहा गया है, तुक्का है। जी, उसी में वो बीज 5 किलो रखा हुआ होता है। तो होता है, हम तुमको तैरा के पार करा देंगे, तुम इसको पकड़े रहना। हम्म, जिसको तैरना नहीं आता है वो डरा हुआ होता है। तो हम्म, कहीं असंतुलन हुआ, वो मिट्टी का बर्तन भी हाथ से छूट गया, और वो उसको डर भी हो गया। हम्म, तो उसका जो भाई था, उसको ये लाइन उसमें दर्ज है कि जब वो चुक्का ही नहीं बचा तो तुम हाँ, बच तो गए, और वो हाथ छोड़ देता। छोड़ देता है। वो तैरना जानता नहीं, वो डूब के मर जाता है। ये है 5 किलो बीज के लिए अपने भाई की हत्या कर हम्म, देता हम्म, है। ये पारिवारिक स्थिति है, ये गरीबी ईर्ष्या है, भी, गरीबी भी एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण। जब इसके हाथ से छूट गया था, उगाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म कर दी इसने, जी। समस्या खड़ी कर दिया अब वो उसमें जो। समझे जिसकी नौकरी छूटी हुई हो, हाँ, और खुद भी इस दुनिया से विदा हो गया हो, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों की क्या स्थिति होगी। हाँ, तो उसी की एक करुण कथा है ये, सही बात। जिसको कहा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा कर सकता, ये सकते हैं। अकथ। इसमें शुरुआत में जो समीर है वो स्कूल में जब स्वामी जी को बुला करके और अभिनंदन करना चाहते हैं स्वामी जी का, और उसका जो अपने सिद्धांतों के कारण, मूल्यों के कारण जो विरोध करता है, वो बड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसको विरोध के कारण ही नौकरी छोड़नी पड़ती है। नौकरी छोड़नी पड़ी। ये आज भी शिक्षा संस्थानों में हम्म, जिस भी मान्यता वालों की शिक्षा प्रणाली है, व्यवस्था है, हम्म, वो अपने अपने तरफ के संतों को, उलेमाओं को ला करके बच्चों के आगे सामने खड़े कर देते हैं, उनसे प्रवचन दिलवाते हैं। और मतलब माध्य की बात होती है कि विरोध कम से कमतर होता जा रहा है, लेकिन जो विरोध करने का साहस करता है, उसे या तो उस स्थिति से हाथ धोना पड़ता है, या फिर जेल जाना पड़ता है। सही बात। ये एक और रिफ्लेक्शन
इसको हाँ। देख सकते हैं। एक बड़ी और समस्या को भी आपने इस कहानी में रणविजय जी उठाया है कि मृत्यु भोज को लेकर के। जी, समीर की माँ का जो मृत्यु भोज है उसपे कितना सारा पैसा खर्च हो जाता है और बिल्कुल ही आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये एक समस्या है, शहरों में भी है, लेकिन शहरों में तो अब भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है कि मृत्यु भोज होना बंद हो गया है या लोग नहीं खाते हैं या दान दक्षिणा इतना नहीं करते जितना कि शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन ये भी विषय आपने बहुत गहराई से उठाया है इस कहानी में। इससे जो हमारा ग्रामीण जीवन है बहुत त्रस्त है और हुँ, जो हुँ, गरीब तबका है, जो कमज़ोर लोग हैं, हुँ, उनके लिए बहुत सदमे की तरह है और वो दिनों-दिन इसकी वजह से कर्ज़ में जाते चले जा रहे हैं। हुँ, वहाँ तो इस तरह का कॉकस बना हुआ है कि आप मृत्यु भोज करेंगे कैसे नहीं? पैसे नहीं हैं तो मैं दूँगा। हाँ, और मैं दूँगा कहने का मतलब है कि जो उसकी क्या ज़मीन-वमीन है वो अपना नाम करा छीन ले। लेंगे, वो पैसा हुँ, देकर के भोज ज़मीन बिक जाएगी लेकिन तुमको भोज करना है। करना ही करना है। बहुत बड़ी बुराई है हुँ, जिसकी मैंने इसमें इशारा किया है। जी, बहुत बहुत अच्छा। एक और कहानी जो जिसके आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ी चर्चा होनी चाहिए कर्फ्यू को लेकर के। जी, हाँ, पत्र लेखन की तरह है ये कहानी। अ, विवेक और फरजाना के फरजाना बीच। हाँ, जी, पत्र लिखा गया है विवेक के द्वारा विवेक ने पत्र लिखा है फरजाना को। का जो इसमें कथानक लिया गया है और जो बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है कि कर्फ्यू क्यों लगता है, कैसे लगता है और क्या हालात होते हैं लोगों के कर्फ्यू लगने पे और किस तरह से अपनी जान बचाना चाहते हैं। फिर भी आपस का जो भाईचारा है वो बचा हुआ है इस कहानी के अंदर। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएँ? ये कहानी की जो पृष्ठभूमि है, ये इलाहाबाद 1989 का जो भागलपुर दंगा हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हुँ, तो वो कहानी उसी पर आधारित है हुँ, हुँ, और ज़ाहिर है मैं तब वहीं पढ़ाई कर रहा था और मैं भुक्तभोगी हूँ उसका। हुँ, तो उसमें जो भी कहानी के में गहराई नज़र आती है और जो हुँ, सच्चाई दिखाई दे रही है, उस इसलिए हुँ, भी कि उसको अपनी आँखों से मैंने घटते हुए देखा है। हुँ, उसमें तब भी उस समय जबकि अ, ये रामशिला की वजह से हुँ, एक क्या कहते हैं अभियान चला था कि हुँ, हिंदुओं को एकजुट करने का हुँ, और उसकी वजह से पूरे देश में हंगामा हुआ था और लोगों में जो दुराव पैदा हुआ था और दो खेमों में बंटना तभी से शुरू हुआ था। तब हाँ, भी जो हमारा भाईचारा है इतना बिगड़ा हुआ नहीं था सही बात। क्योंकि जो देखें नायक है वो उस दौरान मुस्लिम लॉज में ही रह रहा था जिन्होंने हुँ, उसे कहा कि सामान छोड़ करके तुम सुरक्षित जगह पर चले जाओ चलिए। क्योंकि मैं नहीं गारंटी ले सकता कि इस वक्त मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। तो हुँ, ये कितनी बड़ी इंसानियत है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात। नहीं तो वो खुद ही कटवा देता। हुँ, लेकिन वो कहा कि तुम सामान की चिंता ना करो, वो बाद में भी हुँ, मिल जाएंगे, तुम भागो क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हुँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये चल करके उपाध्याय लॉज जाते हैं, हाँ, हिंदू तो हिंदू के लॉज में चले गए, तो वहां जब इसको फरजाना को मालूम हुआ कि ये लोग वहीं टिके हुए हैं तो वो हुँ, खुद इतना रिस्क हुँ, लेके आती है, हिंदू मोहल्ले में जाती है और इन लोगों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल के चले जाओ अपने अपने घर। हुँ, उसी पर कहानी है और वो पत्र शैली में यही दर्ज करता है कि तुम आई और हम लोगों को यहाँ से विदा किया और रास्ते में क्या क्या हुआ वो फिर हाँ, कर्फ्यू का बिल्कुल, पूरा वर्णन है, कैसे वो बिल्कुल। कोतवाली तक पहुंचे, कैसे वहां देखें लॉरियों में भर भर के लोग लाए जा रहे थे और सिपाही उससे कूटे जा रहे थे।
उसमें कौन, सारे तो बलवाई होते नहीं है, निर्दोषों को पीटा जाता है, जो पकड़ में आया उसे पीटते चले गए, हवालात में भर्ती कर दिया। और उस समय पुलिस हर किसी को शक की नजर से देखती है। सही बात। जो वो स्टार वाले अफसर थे, उनकी बातचीत देखें उसको, वो कहता है कि मैं अभी मंदिर खाली करवा दूंगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बैठे हो, क्या क्या करके आए हो, तुम लोग दंगा करो और हम उसे संभालें। ये जो बातचीत में व्यंग्य है, बड़ा और गजब। पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली को उससे इसमें भी देखा जा सकता है। जी, बहुत यथार्थ चित्रण किया। मुझे इस पे खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान याद आया। उसपे भी यही है कि पात्र तो सिख है और प्रेमिका है वो मुसलमान है, और किस तरह से उसको बचाता है और वापस पाकिस्तान भेजता है अपनी प्रेमिका को बचा करके। वही इस कहानी को पढ़ते वक्त तो वो भी मेरे को ध्यान में आया कि लेकिन बड़ा इसमें एक फर्क देखें दोषी जी, कि फरजाना से इसने इजहार किया था पहले, जैसे कि वो चर्चा है उसमें, लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक लड़की है, जानती है कि ऐसे रिश्ते जो है सहज स्वीकार नहीं होते, सोसाइटी स्वीकार नहीं करती है, तो पूरी जिंदगी लोगों से भागते रहने में, खतरों से खेलने से बेहतर है कि चलो हम दोस्त बने रहेंगे, तुम इस ख्याल को पार कर दो। और अच्छे दोस्त, मतलब इतनी सहायता तो बिल्कुल खास लोग नहीं कर पाते जितना कि फरजाना ने किया। सही बात है। बड़ा अच्छा ताना बाना बूंदा है आपने इस कहानी के अंदर, और इसमें भारतीय संस्कृति झलकती है इसके अंदर, इस कहानी के अंदर। आज के परिप्रेक्ष्य में तो देखे तो वैसे आगे जा करके तो मुझे लगता है कि स्थितियां बड़ी विकट आने वाली है कि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी 25 दिसंबर को भी जिस तरह की घटनाएं हुई, या तो ऐसा लगता है कि मतलब आगे बड़ा दौर है ना, कहानीकारों के लिए भी बड़ा कठिन आने वाला है कि इस दौर के अंदर क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। और जब कहानीकार की स्वतंत्रता खत्म हो जाती तो वो अपनी बात उस ढंग से कह नहीं पाता, इसलिए शायद अब कहानियां इस तरह की आनी भी बंद हो गई है। इसमें अभी जो 25 दिसंबर को घटना हुई है, आप इस कहानी के क्लाइमेक्स आखिर में उसकी झलक देखें। जो जहाज पर एक व्यक्ति को लोगों ने इसलिए उठाकर गंगा में फेंक दिया क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। लोगों ने समझा कि ये मुसलमान है, जबकि वो वही वक्त पूर्वोत्तर के बच्चे को समझा गया कि ये चीनी है और उसको मार दिया गया। मोब लिंचिंग जबकि वो सुबोध शाह था, उसने दाढ़ी रखी थी, और लेकिन उसको सिर्फ इसलिए गंगा में फेंक दिया गया कि ये मुसलमान लग रहा है। तो बस तो हमारे दिमाग को इतने मतलब ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इतनी खराब चीजें भर दी गई हैं, सोचने की शक्ति खत्म कर दी गई है कि हम सही गलत क्या है इसका तहकीकात नहीं करते, इसकी खोज नहीं करते, सीधे जजमेंटल हो जाते हैं कि यही होगा। सही है। और आप देखें दोनों घटनाओं की सिमिलरिटी देखें इस कहानी में, और जो अभी 25 दिसंबर में उस बच्चे के साथ हुआ। इस तरह की कहानियां इस दौर में लिखी जाए तो ट्रोलिंग होने का भी बहुत ज्यादा डर है। तो अगर इस तरह डरेंगे तो हम अपना कर्तव्य कैसे निभाएंगे? जो कहानीकार होने का दायित्व है, एक रचनाकार होने का दायित्व है, हम अगर अपने समाज और समय के सवालों से नहीं टकराएंगे, उनको सामने नहीं लाएंगे, तो फिर हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। तो जो सत्ता के साथ हैं वो अपने सुख भोग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो लेते रहे, वो नहीं करना है हमें। सत्ता के साथ वाले लोग तो इतना अच्छा लिख भी नहीं पाएंगे ना, लिख भी नहीं पा रहे हैं, ये भी है, क्योंकि उनमें तर्क तो है नहीं। जब आप इंसानियत के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो अच्छी बातें नहीं सोच पाएंगे, ये तो तय है। भागलपुर तो वैसे वो आपका जन्म स्थान भागलपुर को, एक मिनट, इसीलिए देखें किसी भी विचारधारा का आदमी हो जो रूढ़ विचारों के साथ
अपने को संपृक्त करता है, वो बहुत बेहतर नहीं लिख पाता है, वो बहुत बेहतर सोच ही नहीं पाता है, हाँ, कहीं क्या हो। आप ये जो धर्म के लोग हैं, वो आपको वर्तमान में नहीं टिकने देते हैं, वो सही बात आपको है। पीछे ले जाते हैं भूतकाल में, और वहां से सोचते हैं कि सीधे भविष्य की बात करें कि हम आपको एक दिन न्याय दिलवाएंगे। अरे वो उस दिन के लिए हम अपना वर्तमान खराब करें। और पीछे क्या है, 1000 साल पहले कोई ग्रंथ लिखा गया, कोई वेद लिखे गए, कोई कुरान लिखा गया, कोई बाइबिल लिखा गया, और हम उसी आदेशों के भरोसे चले जा रहे हैं, उसको कोई रेनोवेट नहीं करते, उसमें कोई संशोधन नहीं करते, और अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। भविष्य उसी पर, मतलब भूत तो कभी भविष्य दे ही नहीं सकता, भविष्य तो सही बात है, वर्तमान देगा ना। वर्तमान देगा। तो जो वर्तमान पर नहीं रहेगा, तो ना उसका भूत रहेगा, ना वो उसका भविष्य बनेगा, कुछ नहीं सही होगा। बात है। वैसे भी किसी विचारधारा से बंध जाते हैं तो हमारी जो स्वतंत्र सोच है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है, और उससे फिर लेखन भी प्रभावित होता है। जी बिल्कुल। ज्यादातर जो आज लेखन कम हुआ है, या एक धारा का लेखन हो रहा है, उसका एक कारण ये भी लगता है कि विचारधारा का आग्रह बहुत ज्यादा हो गया है। आप भागलपुर के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ जी, भागलपुर बहुत फेमस जगह है। फिल्मों में भी शायद वो गंगाजल पिक्चर थी, फिल्म थी, वो भी शायद उसी वहीं की बनी हुई। आंख फोड़ देते हैं, और बहुत अखोड़वा सारे कांड वही हुआ था। हाँ, हाँ, तो जी अजय देवगन की पिक्चर थी शायद वो, सबकी हाँ आंख जी पे, हाँ, जी। हाँ, गंगाजल वाली। तो बड़ा इस तरह से कुछ मामलों में तो फेमस जगह। महात्मा गांधी का भी भागलपुर से अच्छा संबंध रहा है। हाँ, महात्मा गांधी को लेकर के, मतलब एक तो एक स्वतंत्रता आंदोलन में वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, हम्म, और बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय में एक विभाग खुला था, हम्म, गांधीयन थॉट, हाँ, तो गांधी। इंडियन थॉट नाम से एक हम्म, विभाग ही खुल गया था। डॉक्टर रामजी सिंह उसके हाँ, संस्थापक थे हाँ, जी, बहुत फेमस गांधीवादी विचारक थे वो। हम्म, हाँ, तो बहुत, क्या कहते हैं कि शुरुआत से ही हमारा कोई भी ग्रामीण हलका हो देश के हम्म, किसी कोने का, तो गांधी के नजदीक विचारों से तो अब भी है, अब कुछ सालों से वो माहौल बिगड़ रहा है, उसको खराब हम्म, किया जा रहा है, धीरे धीरे गांधी हम्म, पीछे धकेले जा रहे हैं। हाँ। मेरे परिचित में भी है, मनोज मीता करके, डॉक्टर मनोज मीता, वो भागलपुर की ये आश्रम डाल जी रखा जी, मनोज मिता है। हाँ, उन्होंने आश्रम भी है, गांधी आश्रम। थोड़ा बहुत कुछ करते रहते हैं गांधी के बारे में। जी अभी है, गांधी की जनरेशन भी है। खैर, गांधी पे तो चर्चा नहीं करके हम आपकी कहानी पे चर्चा करते। एक कहानी जो मुझे दूसरे नंबर पे बहुत पसंद आई थी, वो है दावत, इमरोज और उसकी प्रेमिका दावत। जमीला। हाँ, जी बड़ी जी बड़े बहुत अच्छी कहानी लिखी है। और मतलब इतना प्रेम इतना रहता है कि इमरोज है वो भ्रष्टाचार करके भी, और उसका खंडहर नुमा घर, नूर महल खरीद लेता है, केवल उससे जुड़े रहने के लिए, उसकी यादों से जुड़े रहने के लिए। जमीला, क्योंकि जमीला को इसलिए छोड़ देता है कि वो गरीब थी, लेकिन पासा ऐसा पलटता है कि जमीला पैसे वाली हो जाती है और नवाबों के घर पहुंच जाती है। तो ये कहानी बड़ी, इसका इसको लिखने का आपका। इमरोज इमरोज के पूरी कहानी में मतलब वो जो इमरोज की दावत है, हम्म, उसके बहाने ये कहानी कही गई है। लेकिन हम्म, आप इसमें देखें कि स्त्री सशक्तिकरण की ये कहानी है, हाँ, कैसे जमीला ने अपने को आगे बढ़ाया, और हम्म, अपने को नहीं, अपने पूरे परिवार को हम्म, आगे बढ़ाया। जो उनकी डूबती नैया थी मतलब आर्थिक रूप से, उसको भी हाँ, उसने संवारा है। और फिर ऐसी स्थिति आई है कि जो पुराने उसके दोस्त हैं, उसके हाँ, सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर होता है।
तो ये हाँ, भी है कि स्त्री को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, सही तभी बात, उसकी सही-सही इज़्ज़त हो सकती है। एक बड़ा संदेश इस कहानी की है। सही बात, बिल्कुल। तो इसका जी। इसका ये विषय वस्तु आपके ध्यान में कैसे आया कि इस पे इस तरह से लिखा जाए? देखें जो मेरा शुरुआती छात्र जीवन रहा है, हुँ, जिसको आप स्नातक तक की शिक्षा कह सकते हैं, हाँ, और मैट्रिकुलेशन के बाद, वो मुस्लिमों के बीच ही रहा है। अच्छा है, उनके ही लॉज में अधिकतम समय मैंने बिताया है, उनके यहाँ अच्छा रहा है। हूँ। हुँ, और आखिर में देखें कर्फ्यू में भी वही नसीम भाई ही होते हैं जो हुँ, उनको बच्चों को भगाते हैं। और इस कहानी में भी जितने तमाम पात्र हैं, सब जाने-पहचाने हैं, हुँ, सब अनुभूत किए हुए हैं। तो तो वहाँ जो चीज़ें नज़र आईं, दिखीं, तो उसको हुँ, एक कहानी के ढाँचे में थोड़ी-सी उसमें कल्पना देते हुए, और जब ये कहानी मैंने लिखी थी, तब तक मैं लखनऊ गया नहीं था। अच्छा। लेकिन देखिए कि लखनऊ का वर्णन कितना बढ़िया है इसमें। हाँ, हाँ, बराबर है। तो लगेगा कि एक-एक रोड, एक-एक जगह, एक-एक जो रिहाइश है, सब मुझे पता है। लेकिन इस कहानी के लिखने तक मैं लखनऊ नहीं गया था। हुँ, बहुत खुलापन है इस्लाम को मानने वालों के बीच में इमरोज़ और जमीला के बीच में होटल में जाना, कैफ़े में जाना, खुलापन भी है कहानी के अंदर। ये हर समाज में होता है कि जो हमारा समाज है वो त्रिस्तरीय रूप में चल रहा होता है। हुँ, एक पीढ़ी वो होती है जो समय से बहुत आगे होती है, हुँ, बहुत खुलापन होता है उसमें। बीच वाली पीढ़ी हाँ-ना में फँसी रहती है कि हाँ, हम उसके साथ भी जाएँ और हाँ, अपनी विरासत को भी बचाएँ। हुँ, और जो पिछली पीढ़ी होती है, वो अपनी रूढ़ियों में फँसी होती है। हुँ, वो फिर जो धर्म कहता है, जो सोसाइटी कहती है, उसी में हिसाब से उसी हिसाब से जीना चाहती है। हालाँकि ये एक विचार का पक्ष है। अभी अगर आपने वो कहानी पढ़ी हो, मेरी अभी वनमाली कथा विशेषांक में कहानी आई है शाइस्तगी के पत्ते, अच्छा, उसमें भी आप यही पाएँगे कि बदलाव आ रहा है। लोग हाँ, बदल रहे हैं, वो पहनने, ओढ़ने, सोचने और खुद को प्रस्तुत करने के नज़रिए में बहुत फ़र्क आया है, और ये हुँ, हमेशा होता है कि कुछ लोग आगे चलते हैं, कुछ लोग पीछे चलते हैं। तो जो पीछे चलते हैं वही ये धर्म को पकड़े रहते हैं। जो तो आगे चलते हैं वो इंसानियत का नज़रिया अपनाते हैं। हुँ, तो वो अब पीछे वही चल हुँ, बिल्कुल, समाज के बीच जो हुँ, संबंध बनता है, ये हुँ। आगे चलने वालों की वजह से ही होता है। पर अभी जो दुनिया भारत को चला रहे, वो पीछे चलने वाले ही चला रहे हैं। एक डर का जो माहौल है, वो पीछे ज़ाहिर है, चलने वाले जब नहीं होना जब चाहिए। आप मतलब क्या कहेंगे, गोबर को प्रतिष्ठित करेंगे, हुँ, गोमूत्र को प्रतिष्ठित करेंगे, ठीक है? और पुराने जो हमें हुक्म दिए गए हैं हमारे हुँ, अम, क्या कहते हैं, आगुओं की तरफ से, हुँ, उसी के भरोसे हम जिएँगे। मैं दोनों पक्षों की तरफ से कह रहा हूँ, मुस्लिम पक्ष से हाँ, भी और हिंदू पक्ष से भी। हाँ, सबके सबके लिए ये तो लागू होता है, तो जो किसी एक धर्म हम पे नहीं। पुरानी बातों को जब पकड़े रहेंगे, उनके आदेशों से चलेंगे, तो हुँ, हम आगे ना बढ़ पाएँगे। वो हुँ, हम सभ्यता के साथ जी लेंगे, हम मोटरसाइकिल यूज़ कर लेंगे, कार यूज़ कर लेंगे, हवाई जहाज़ से यात्रा कर लेंगे, फ़ोन भी चला लेंगे, लेकिन हुँ, सोच के स्तर पर फिर हम वही हज़ार साल पहले जी रहे होंगे। हुँ, जी, सही। फिर हम अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएँगे, हम अपने घरों की स्त्रियों के साथ न्याय नहीं कर पाएँगे, और जो हमारे समाज के निचले तबके के लोग हैं, उसके साथ न्याय नहीं कर पाएँगे, सही बात है, अगर हम धर्म को पकड़ के रहेंगे। सही, इसीलिए हमेशा एक विचारवान व्यक्ति को, एक अच्छी समझ रहने वाले व्यक्ति को धर्म का विरोध करना ही चाहिए। सही बात। बिल्कुल सही बात है कि अभी मैं सत्य कहते जी, अभी मैं टीवी देख रहा था तो बाबा जी बोल रहे थे कि जो नया साल आ रहा है वो अपने को नहीं मनाना है, ये अपना नहीं है। पश्चिम का पूरा जीवन हमारा तो वो ना उसी मनाएँ। कैलेंडर से चल रहा है।
सारा वो ना व्यापार भी मिल उसी कैलेंडर से चल रहा है, सब कुछ उसी कैलेंडर से चल रहा है, विज्ञान भी जी उसी कैलेंडर से चल रहा है। लेकिन बस अब पता नहीं क्या घटनाएं होगी कल। ये जो जो बाबा लोग हैं जो हम्म, अपने प्रवचन के कार्यक्रम तय करते हैं, तो क्या हिंदी हम्म, महीनों के तय समय से हाँ तय हाँ करते ये हैं कि अंग्रेजी से करते हैं? भाई अगर वो लिखते हैं कि 28 फरवरी को यहाँ मुझे जाना है, तो वो हाँ, फरवरी किसका है भाई? 28 फरवरी हम्म, कौन सा महीना है? हिंदी का तो है नहीं। हम्म, आप कराते रहे कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं में हम कराएंगे, तब कौन समझ पाएगा कि आप क्या कह व्यावहारिक रहे हैं? व्यावहारिक नहीं है। तो सही ये बात है। बिल्कुल, ये कुछ होता नहीं है। वो भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हम्म, इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। सही बात। ये जो उनके आसपास का औरा बना हुआ है, इतनी हम्म, भीड़ है, इतना पैसा है, इतनी सुख के संसाधन उनको मिल रहे हैं, हम्म, इन्हीं झूठ की वजह से तो मिल रहे हैं। हम्म, तो सही बात अगर है। उन्होंने एक शब्द कह दिया कि नहीं हमको मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानना है, शक और वो संवत को मानना है, तो इसी में अगर उनका काम चल जाता है तो इसी को शिगुफा चलाते हैं। सही बात है बिल्कुल। एक साहित्य की हिसाब से भी आपने, साहित्य की दृष्टि से भी आपने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है। शायर सांस मखमली की जो शायरियां हैं वो चुराने के लिए उसको कितना कष्ट दिया जाता है और फिर उसके नाम से छुपा देता है। और लेकिन उसका दोस्त है वो साफ कर देता है कि ये तो शायरियां है एहसान मखमली की, इसमें भी भाईचारा भी है। कि उसका जी, दोस्त है वो धार्मिक भाईचारा भी है इसके अंदर। तो इस तरह से खोल देता है उस बात को और लास्ट में फिर वही उसके काम में आते हैं, दोनों मिल जाते हैं दोनों। बड़ा अच्छा ताना बाना लगा। वो मतलब जो समाज के भीतर का जो द्वंद्व है, फाँक हम्म, है, दुश्वारियाँ हैं, दिक्कतें हैं, उनको हम्म, सामने लाते हुए हमारा ये फर्ज भी तो बनता है कि हम एक दूसरे को कैसे निकट लाने का रास्ता दें, हम्म, हम कैसे आस-पास हो सकते हैं, एक साथ जी सकते हैं। तो इसका रास्ता बताना भी तो रचनाकार का दायित्व ही है। सही तो बात है। ऐसी कहानियाँ अगर सामने आएँगी, ऐसी दोस्तियाँ निभाई जाएँगी, ऐसे भाईचारे होंगे, तो कुछ लोगों के दिमाग में तो आएगा कि नहीं, सही रास्ता तो यही है। हम्म, वहाँ भी देखें कि उनके पटीदार उनको पसंद नहीं करते, हम्म, उनको परेशान करते हैं, लेकिन एक दोस्त सामने आता है हम्म, और वो उसका साथ देता है, बल्कि इस साहित्यिक चोरी से भी उसको बचाता हाँ। है ना? उसकी अनुपस्थिति में। असली दोस्त तो वही है कि मुँह पर हाँ, ना कहे, उसके हम्म, पीछे भी उसके लिए सही काम करे। होता सही बात। आजकल यही है कि कोई आपको बड़े तपाक से मिलेगा, अरे आप क्या भाई साहब क्या बात है, लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ेंगे कहेंगे अरे बकवास आदमी है। हम्म, ऐसे दोस्त बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन सही बात सच्चा है। दोस्त तो यही है कि आप हो न हो, वो आपके काम आएगा। सही बात है बिल्कुल। जी, यही बात आप एक और कहानी में देख सकते हैं जो लौट आई गौरैया कहानी है। हम्म, इस वहां पे वाले देखें में। कि उस डॉक्टर की नहीं, ये जो मेरा दूसरा हाँ, संग्रह है मंडी हाँ, का उसमें। महाजन, हाँ, उसमें है। उसमें भी एक डॉक्टर की पूरी देख-रेख हम्म, एक हिंदू बुजुर्ग करता है और वो अच्छा, उसी को अपना पेरेंट मानता है। हम्म, इसी वजह से उसकी पत्नी से झगड़ा होता है उसको और वो छोड़कर चली जाती है। हम्म, लेकिन और दोनों पक्ष के लोग, मुसलमान डॉक्टर कमाल को परेशान करते हैं कि तुम क्यों उस बूढ़े के साथ रहते हो, हम्म, और उस बुजुर्ग को हिंदू परेशान करते हैं कि तुम क्यों कमाल के साथ देते हो। हम्म, लेकिन दोनों टस से मस नहीं होते हैं। और अंत में जब उसकी बेटी आती है, जिसको हम्म, कि उसकी माँ ने सब दिन बताया हुआ है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति के रतन चाचा हैं, हम्म, इनकी वजह से ही हमारा घर बिखरा है। तो वहाँ उसके सवालों का उत्तर कमाल देते हैं। फिर हम्म, सच सामने आता है और उसको कहता है कि रतन चाचा ने तो हमारी सारी संपत्तियों को बचा के रखा हम्म, है और सारा कुछ तुम लोगों के नाम करवा दिया है। हम्म, तब उसकी क्या बात। आंखें खुलती हैं। हम्म,
आपने आपने कहानियों के माध्यम से जो भारतीय मूल्य हैं उसको बहुत अच्छे शब्दों में चित्रित किया और उभारा है। बड़ा अपने समय की जो कथा को बहुत अच्छे ढंग से कह पाए हैं आप। क्योंकि अभी तक तो ये मूल्य हैं, अभी भी हैं। कुछ क्षेत्रों में तो अभी भी भले वैमनस्य बढ़ रहा है, धीरे-धीरे नफ़रत बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ये मूल्य अभी भी जीवित हैं। कुछ रिश्तों में तो हैं। ये मूल्य जीवित हैं और आगे भी रहेंगे। ये जो अभी फतिंगे की तरह उड़ रहे हैं लोग, हाँ, ठीक है, और डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों हुँ, की शांति ज़िंदगी को, इनको हुँ, एक दिन जल जाना है, ये तय हाँ, है। कि जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, जो हुँ, इंसानियत के पक्ष के हमारे मूल्य हैं, परंपरा है और हमारी विरासत है, वो एक हुँ, दिन फिर सामने उसको आना ही आना है, क्योंकि उसके बगैर हमारा अस्तित्व रहेगा नहीं। सही बात। और एक दिन लोगों को समझ में ये बात आएगी कि अगर इस धरती पर रहना है तो साथ ही रहना है, क्योंकि इस धरती के अलावा कहीं कुछ नहीं है। ना हुँ, कोई किसी ग्रह पर हम रह सकते हैं, ना उसकी आबो-हवा कोई है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह ढूँढने में जाने कितना वक़्त लगे, जो हाँ, पृथ्वी से साम्यता रखता हो। हाँ, तो रहना इसी ग्रह पर है और एक साथ रहने के लिए एक साथ समझौता भी करना पड़ेगा। हाँ, समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय ज़रूरी है। समन्वय समन्वय और समझौता नहीं करेंगे, तो सोसाइटी क्या, एक परिवार भी नहीं चल पाता है। सही बात है। मियाँ-बीवी साथ नहीं रह पाते हैं। हुँ, ये जो कल्पना करते हैं कि फलाने धर्म के लोग हमारे साथ नहीं रहे, सब तरह से बात करें, पाकिस्तान के संदर्भ में देखें या बांग्लादेश के या भारत के संदर्भ में, कि फलाने धर्म के लोग हमारे साथ नहीं रहे तो हम सुखी रह जाएँगे। ये एक कोरी कल्पना है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति तो लड़ना है, अगर उसमें अहिंसा नहीं आ रही तो लड़ना ही है, तो वो तो लड़ेगा ही। पहले अब इन धर्म के नाम पे लड़ रहा है, फिर भाषा पे लड़ेगा, फिर दूसरे विषय ढूँढ-ढूँढ करके लड़ेगा। ये मतलब इसको इस तरह देखें कि मान लें कि जैसे पाकिस्तान बिल्कुल इस्लामिक कंट्री है, हुँ। तो वहाँ तो बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, बहुत हाँ, प्रोग्रेस अच्छा हो करनी जाना चाहिए। चाहिए। एक ही देखें धर्म के आपस लोग। में लड़े पड़े हैं, हुँ, आपस हुँ, में मार-काट कर रहे हैं। हुँ, अगर इस हिंदुस्तान को पूरी तरह से हिंदू राज्य बना दें, तो क्या हुँ। समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ, फिर ये जाति की समस्या आएगी, फिर भाषा की जो अभी भी है, जाति हाँ, और भाषा की समस्या अभी भी है, लड़ रहे हैं, मार-काट कर रहे हैं। तो ये मैं तो जो हमारा ये है ना विभक्त किया हुआ हुँ, मस्तिष्क है, कि हाँ, हम चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और जी, चाहते नहीं यही सही है और दूसरे की बात गलत है। हुँ, तो ये तो सिर्फ धर्म नहीं, ये जाति और भाषा और संपत्ति हर स्तर पर ये लागू होता है। ये सही बात समस्या तो सिर्फ विवेक से समाप्त हो सकती है और किसी की बात चीज़ से नहीं। है। बिल्कुल सही बात है, विवेक होगा मनुष्य में तभी इस तरह की समस्या नहीं आएगी। बड़े अच्छा जी, बात की सत्यकेतु जी आपने। मुझे एक जी। कहानी जो इसमें है ना, एहसास चुनमुन उसका अंत एकदम से भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे हुआ क्या अचानक धमाधम सारी लाशें गिर गई और अब आप ये देखें कि ये कहानी का प्रकाशन 1998 में हुआ था और अच्छा, इसे लिखा था मैंने लगभग 95 में, 95 में। हाँ, तब मेरी कहानी की जो पात्र है चुनमुन, उस समय इतना सशक्त होती है कि एक जो उस समय पहलवान होता है, वो देखकर मतलब अचंभित हो जाता है हुँ, कि ये जो 4 बदमाश धरती पर अभी लेट गए हैं, हाँ। इसको मारने वाला ये हो सकती है, ये दीदी। हाँ, क्योंकि उसने एकदम से टीवी पर उसको देखा है, टीवी पर रोल करते हुए देखा है, तो उसे लगा कि ये तो वही इंस्पेक्टर है। हुँ, तो अभी क्योंकि गोली कहाँ से चली उसको पता नहीं है और हाँ, वहाँ वहाँ चुनमुन के अलावा कोई है भी नहीं, हाँ। गोली कौन चला सकती है? तो एक सशक्त नारी को हमने 30 साल पहले ही स्थापित किया था। हुँ,
फिर आप उसकी झलक दावत में देखें, और जो जो कहानी शुरुआत आपने कही थी तृप्ति की, हाँ, वहां भी देखिए टुपली एक बोल्ड स्टेप लेती है, वो उसमें कोई हिचक उसमें नहीं है। हाँ, सही है। बड़ा बड़ी एकदम से उसका जो एंड होता है ना, तो मैं एकदम चौंक जाता कि क्या हुआ क्या अचानक ये। अच्छा 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 लिखा गया है इस कहानी को। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उसको समझने के लिए कि कि क्या थोड़ा कहना वो चाहता है देखें, कहानीकार। रात के 11 बज रहे थे, एक नामी पहलवान वो इस बात से चिंतित हो रहा था कि मेरे साथ एक स्त्री है, मैं उसकी हिफाजत कैसे करूंगा, लेकिन समस्याओं में वही पहलवान घिरता है और उसकी रक्षा वो स्त्री करती बड़ा बहुत अच्छा है। ताना बना है। ऐसे ही कहानी जो पतंग है, उसमें गाइड है पंकज। डॉक्टर पंकज। 25,000 रुपये मांगता है डॉक्टर की उपाधि के लिए। आज का ये सच है बिल्कुल कि हर चीज शिक्षण संस्थाओं में हर चीज बिक रही है, सब कुछ बिक रहा है। कॉलेज वॉलेज कुछ भी नहीं है, डिग्री भी खरीदने वाले भी पढ़ना नहीं चाहते, डिग्री करना चाहते वो भी पढ़ना नहीं चाहते, लेक्चर आ रहे वो भी बिके हुए हैं, सब कुछ कुछ भी नहीं है, सब कागज में है। ये बड़ा आज का दौर बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आपने इस कहानी के माध्यम से बिल्कुल सत्य खोल दिया है। आपने बहुत पहले लिखी लेकिन होगी ये कहानी, लेकिन आज ज्यादा गहराई हो गई है, ज्यादा हालात व्यवस्था जी, ज्यादा खराब। वहाँ वो संकेत है, लेकिन अब तो खुलेआम है। हाँ। अब उसमें एक लाइन है ना कि आज जो इतनी बड़ी संख्या में नेता सब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए पड़े हैं, तो कहाँ से, वो क्या पीएचडी किए हुए हैं? तो ऐसे ही वो किसी को लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे करके वो डिग्री खरीद ली है, सही उनके बात है। नाम पर किसी ने जमा कर दिया। और हमारे यहाँ ऐसी ही डिग्रियों पर पीएचडी अवार्ड किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ की पीएचडी की गुणवत्ता इतनी खराब है, बहुत नाम नहीं होता। पिछले 10 सालों में आप बता दें कि हमारे यहाँ के शोध किए हुए किसी विषय की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नहीं, उसके पीछे यही कारण है। और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, वो फिर वही बात आती है नोखेलाल वाली, कि हाँ। देखिए वो पूरे टाइम चुनाव की बात करता है, वो उसके शोध पर तो बात ही नहीं करता। नहीं करता है। शोध पत्र छपवाना हो अपने को तो भी किसी पत्रिका को तो 800,000 1,200 1,500 रुपये लेने लग गए, ऐसे विज्ञापन भी आने लग गए। स्थिति बड़ी विकट हो गई है। खुला खेल है अब हाँ। आप हिचके नहीं, पैसा दें और डिग्री हासिल करें। तो क्या करना क्या है इसी ऐसी एजुकेशन व्यवस्था से राष्ट्र निर्माण में क्या सहयोग होगा, कैसा कुछ राष्ट्र बनेगा? खोखलापन। नहीं होता है ये। जब तक हम अपने प्राइमरी सेक्शंस को ठीक नहीं करेंगे, जहां से कि आधार बनता है, एक समझ विकसित होती है बच्चे में, प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक, हाँ। इस व्यवस्था को जब तक बिल्कुल ही कठोरता के साथ ठीक नहीं करेंगे, हाँ। तब तक तब आप तक शिक्षा में बढ़िया नहीं कर पाएंगे। और हमारा देख लें, देश के किसी कोने में प्राइमरी शिक्षा और मिडिल शिक्षा और हाई स्कूल शिक्षा बदतर स्थिति में है। सरकारी स्कूल पढ़ने लायक नहीं है, इसीलिए सारे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जहाँ की बेस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हवाई चीजें होती हैं वहाँ। बिल्कुल सही। 98%, 95% मार्क्स ला रहे हैं बच्चे, लेकिन हाँ, आप एक सवाल पूछ दें तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं बता पाते, उनको अपने मुश्किल भी अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, अपनी ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं। समाज के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता। कुछ कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आगे एक अंधकार सा आने वाला है। आने वाला नहीं है, स्थिति मौजूद है वो। हम ये उम्मीद करें कि आगे कोई रोशनी आएगी। हम्म। इसी हर अंधकार के बाद एक रोशनी तो आती ही है, तो हम उस तलाश में रहें कि वो रोशनी कब दिख जाए। तो वो रोशनी तभी दिखेगी जब हम लोग अपना फर्ज सही सही निभाएंगे।
मुझे आगे ऐसा भी लगता है कि जैसे आपकी कहानी है मिट्टी, आग और पानी, उसका जो बल्लू पांडे, तो ज़्यादातर आज अभी जो हमारे लोग हैं, आस-पास में जो लोग हैं, सभी बल्लू पांडे जैसे ही हो गए। मतलब अभी जो सामने देख रहे हैं, हर कोई अपने को प्रदर्शित करना चाहता है, हाँ, दिखाना चाहता है और हुँ, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। हाँ, इस भाग-दौड़ में हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। सही बात है। हम उसे तवज्जो नहीं देते हैं और उनकी तरफ कभी ये बात मन में भी नहीं आती, ध्यान में भी नहीं आता कि उनकी हुँ, भी कोई ज़रूरतें होंगी, हमारी हाँ, उपस्थिति वहाँ भी ज़रूरी है। ये हाँ, नहीं सोचते और हम दूसरों के पीछे भाग रहे हैं हुँ, और मतलब गलत-सलत उचित-अनुचित सब कर रहे हैं। अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। झूठा एक औरा खड़ा करने के लिए हम कुछ भी अनर्गल कर दे रहे हैं और इसमें यही देखें कि कितना हुँ, वो क्या कहते हैं मर्मांतक होता है जब वो बड़ा मीनाक्षी त्रिपाठी की बात सामने हुँ, आती है हुँ, तो वो उस जैसा बदमाश भी हिल जाता है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय कर दिया। ये कि बड़ा हुँ। अब समय भी होने वाला है, हो गया है। तो आपकी सत्यकेतु जी ये रचना प्रक्रिया क्या रहती है? कब एक साथ लिख देते हैं कहानी पूरी एक कि कुछ रुकते हैं, फिर वापस से उसपे थोड़ी देर बाद में फिर उसको जोड़ते हैं? ये मतलब एक बार में एक कहानी लिखी चली जाए और बहुत अच्छी हो जाए, ये तो समझें कि विरले ही होता है और हुँ, हो सकता है गॉड गिफ्टेड हो, कोई ऐसा कर सकता हो। लेकिन हुँ, जो मेरी रचना प्रक्रिया है, वो कई चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, हुँ, पकती रहती हैं। फिर लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ, जब वो कर लेते हैं, फिर हम कुछ रुक लेते हैं। हुँ, और उन चीज़ों को सिझाते रहते हैं, जैसे चावल की हांडी चढ़ाते हैं ना, हाँ, दे देते हैं, पकने देते हैं, बीच-बीच में टेस्ट कर लेते हैं कि वो पका कि नहीं। हुँ, जो लगता है तो फिर वो उसको तैयार करते हैं, फिर अपना दोबारा उसको पढ़ लेते हैं। फिर हुँ, लगता है कि अगर कहीं झोल है, कुछ कमियाँ हैं, तो खुद हाँ, दोबारा ठीक कर देते हैं और जब कई पूरी बार तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, तभी हम आगे बढ़ाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपके दिमाग में प्लॉट बन गया, कहानी का पूरी स्टोरी बन गई, फिर गायब भी हो गई, डिलीट हो गई। ये तो रोज़ होता है, ये तो रोज़ होता है। आपको अगर आप सजग हैं, हाँ, संवेदनशील हैं, तो आपको राह चलते चीज़ें दिख जाती हैं। अरे! हाँ, ये तो इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जब फिर आप घर जाते हैं, पता चला कि वो पता नहीं तब याद करते हैं, क्या याद किया था पता नहीं चला, अब याद तो इसलिए बहुत लोग करते हैं कि वो डायरी रखे हाथ रहते हैं, हाथ वो तुरंत उस बात को नोट कर लेते हैं हुँ, और अच्छे लेखक जो होते हैं, जो कि मैं नहीं हूँ, वो डायरियाँ खूब लिखते हैं। डायरी में लिखने से ये होता है कि कभी 20-25 साल बाद भी अगर आपने पलट लिया, तो वो सारी हुँ, चीज़ें आपके सामने चली आएँगी। और जो सही बात। नहीं लिखते हैं कि वो चीज़ें फिर विस्मृत होती जाती हैं, कई चीज़ें कुछ हुँ, याद रह गई तो ठीक, नहीं तो विस्मृत हो जाती हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, अच्छे लेखक को हमेशा जिसको आगे बढ़ना है, अच्छी चीज़ें सामने लानी है, तो उसको डायरी ज़रूर लिखना चाहिए, जो मैं नहीं करता हुँ। हूँ। तो आपका जो जॉब है पत्रकारिता और साहित्य वो तो बिल्कुल मिला-जुला ही है, मतलब उसमें ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क नहीं है अगर पत्रकारिता अगर साहित्यिक रुझान के साथ की जाए, उसी की तरफ प्रस्तुत की जाए घटनाओं को या समाचारों को, तो उसमें तो आपको लाभ होता होगा। आप खुद भी महसूस करते होंगे कि हुँ। अब पत्रकारिता में साहित्य कितना है, देख रहे होंगे। हाँ, बहुत तो साहित्य स्थिति से तो थोड़ा नाता नाता अब टूट रहा है। जैसे होता है हुँ, ना कि किनारे से जहाज धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है। जी, जी। तो वो स्थिति तो है। हुँ, हमारे सामने सूचनाओं का भंडार होता है। हुँ, कई जानकारियाँ एक साथ सामने आ जाती हैं। लेकिन यहीं धैर्य रखना होता है कि हुँ, हर जानकारी, हर सूचना
कहानी नहीं होती, रचना नहीं होती है। सही बात है बिल्कुल। आपको वो संदर्भ देखना और परखना होता है जिससे समाज को एक व्यापक संदेश दिया जा सके, और जो समाज की जरूरत है, जो आज के समय के सवाल हैं, उससे टकराती चीजें अगर सामने आ रही हैं तो फिर उसको आप पेश कर सकते हैं। इसलिए हर खबर कहानी नहीं होती है। सही बात हाँ, है। हर कहानी एक खबर हो जाती है। बहुत अच्छा लगा, आपकी कहानी संग्रह पढ़ा, बहुत अच्छी लगी कहानियां। कहानियां में ही मेरी रुचि है। कविताएं तो क्या है, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हर कोई कवि हो गया है। सोशल मीडिया पे देखो तो हर कोई, अच्छी बात भी है कि अपनी भावनाएं सब व्यक्त कर रहे हैं अपनी अपनी पंक्तियों में, अच्छा नहीं, भी है, जितनी लेकिन बड़ी संख्या में लोग लिखें, सामने आए, अच्छी बात है। उसमें अच्छी उसी में से बढ़िया तत्व निकल के सामने आएगा। बात है। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी बहुत कभी मौका मिलेगा तो जरूर कुछ कहानियां फिर भी रहेगी लेकिन आगे फिर कभी बातचीत होगी तो उसको भी जोड़ेंगे। ये धन्यवाद देवेंद्र जी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका ये कहानी संग्रह पढ़ने का, आपसे संपर्क का, साहित्य पढ़ने का अवसर मुझे प्रदान किया। जी, चले, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार।